बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है, 2 से 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे आज के प्रोग्राम में और बड़े अहम टॉपिक्स हैं। आज हम बात करेंगे एफबीआर की जानिब से ये बयान दिया गया है कि जो 56 शहरों में गालिबन 75% तक प्रॉपर्टीज़ में इजाफा किया गया है, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू में इजाफा किया गया है, कीमतों में इजाफा किया गया है, ये रियल स्टेट डेवलपर्स और रियल स्टेट बिल्डर्स जो हैं इनकी मुशावरत के साथ किया गया है। अगर इस तरह है तो ये तो यकीनन एक बहुत अच्छा एक अमल होगा, एक ऐसा इक़दाम होगा, चूंकि हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में ये बात भी करते आए। इसी के साथ साथ हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है काइबोर के हवाले से, चूंकि शरह सूद में हमने अपने गुज़िश्ता एपिसोड में ये बात की कि कमी होने जा रही है गालिबन 2% तक, जबकि 4 नवंबर को यह खबर आई कि 2% नहीं बल्कि 2.5% तक स्टेट बैंक ने काइबोर में शरह सूद में कमी कर दी। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे कि आया इसके जो असरात हैं वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या होंगे और इसके जो असरात हैं रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या होंगे, इसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से, जो कि हुकूमत की जानिब से यह बयान दिया गया कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आने जा रहा है, जो कि सुनने में तो है कि यकीनन बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ लग रही है, चूंकि इसका इंतज़ार जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको बड़े अरसे से था। अब इस पैकेज में क्या होगा, इस पैकेज से एक बिल्डर को, एक डेवलपर को क्या फ़ायदा होगा, इस पैकेज में कोई रिलीफ दिया जाएगा कि नहीं, चूंकि हमने देखा जब हमारा बजट आया उसमें बहुत से टैक्सेस लागू किए गए रियल एस्टेट सेक्टर पर। अब इस पैकेज से आया कोई रिलीफ दिया जाएगा? एक जो रियल एस्टेट सेक्टर है, एक कंस्ट्रक्शन पूरी इंडस्ट्री है जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है, क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी? आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से ही हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद हसन बख्शी साहब, जो कि चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद होंगी शुमाइला सिद्दीकी साहिबा, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब हसन बख्शी साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। कराची से हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहते हैं। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया है शुमाइला सिद्दीकी साहिबा ने, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर हैं, और इसी के साथ साथ लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। आपको भी वेलकम कहते हैं। हसन बख्शी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हमने देखा कि एफबीआर की जानिब से ये बयान जो पब्लिक किया गया है, उन्होंने ये कहा, कंफर्मेशन दी कि जो ये 56 शहरों में गालिबन 75% तक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू में इजाफा किया गया है, इसमें हमने जो रियल स्टेट एसोसिएशंस, बिल्डर्स, डेवलपर्स, इनको ऑन बोर्ड लिया है, मुशावरत के साथ ही किया गया है। सबसे पहले तो इस हवाले से भी तस्दीक कर दीजिए कि आया इसी तरह से हुआ है और इसके क्या असरात होने जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एफबीआर चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते वक्त ऑन बोर्ड लिया था। ठीक है। मैं बाकी एसोसिएशन के तो बिहाफ पे नहीं बात कर सकता, मैं अपने एसोसिएशन के आपको ऑन बोर्ड यानी लिया गया था इसके लिए? जी, चलिए, ठीक है। उन्होंने हमें बुलाया गया था, हमसे शेयर की गई थी, पर वो एक लिमिटेड मतलब दौरानिया था, 1 दिन या 2 दिन का वक्त था। ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान की वैल्यूएशन 2 दिन में ना हो सकती है और ना चेक हो सकती है। ठीक है। तो ये ठीक है। ठीक है। अब पंजाब की जो वैल्यूएशन, हमारी जो एसोसिएशन है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, वो पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है। हम वहाँ पर ले गए, गवादर से लोगों को ले गए, इंटीरियर सिंध से ले गए, कराची से ले गए, लाहौर से ले गए, इस्लामाबाद से ले गए। लाहौर और पंजाब की जो वैल्यूएशन है वहाँ पर लोग मुतमईन है, कोई शिकायत नहीं है। गवादर के लोग बहुत खुश हुए हैं क्योंकि पहली बार राइटली सो एफबीआर ने वहाँ वैल्यूएशन कम की है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत नीचे आ गई है। तो हमको इस बात पे एफबीआर को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर आ गए इंटीरियर सिंध के लोग, इंटीरियर सिंध के लोग भी मुतमईन हैं जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एफबीआर ने की है। आ गई फिर कराची की वैल्यूएशन। कराची की वैल्यूएशन बेशतर इलाकों में सही है, सिवाय 3-4 इलाकों में जहां 500 से 600-700% इजाफा किया गया है, और वो चंद गेटेड कम्युनिटी हैं, जैसे आर्मी हाउसिंग स्कीम है, नेवी हाउसिंग स्कीम है। इसके लिए मैं उनको लेटर लिख रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये अपनी मिस्टेक दूर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है बख्शी साहब, हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी ये बात करते आए हैं और गालिबन हम पिछले 2 माह से ये बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, खास तौर पर
कि खास तौर पर जो ये रियल एस्टेट एसोसिएशंस हैं, इवन हमारे पंजाब में भी, सिंध में भी, दीगर सूबों में, इनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिसी मेकिंग के वक्त। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा बजट भी आया, उसमें टैक्सेस की भी भरमार हुई और इस तरह के टैक्सेस भी हुए जो इससे पहले नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इसलिए भी हुआ कि ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो ये तो खुशाइंद बात है कि अगर हुकूमत ने इस तरह ऑन बोर्ड आपको लिया, एफबीआर ने आपको ऑन बोर्ड लिया। मुझे क्विकली इस हवाले से भी बताइए कि इसका आने वाले वक्त में कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, चूंकि इसको तस्वीर के दो रुख हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि ये स्क्वायर फीट्स में बढ़ाई गई और इन द एंड होगा ये कि जब उसको बेचा जाएगा तो कैपिटल गेन इसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टैक्स बढ़ाया जाएगा यानी। और ये एक ओपन एंड शट बात भी है कि एफबीआर ने बढ़ाया ही इसलिए है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एफबीआर में बढ़ाने की दो वजूहत है। ठीक है। एक तो यकीनन टैक्सेस बढ़ाए जाएं, ठीक है, और दूसरी बात है जो इस बिजनेस में कैश इन्वॉल्वमेंट है उसको कम से कम किया जाए। अच्छा। हम समझते हैं टैक्स कलेक्शन मुल्क की जरूरत है और इस वक्त हम मुल्क के स्टेट के साथ खड़े हैं। ठीक है। हाउएवर हमें ये भी देखना होगा कि रीजनल मुल्कों में, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा कंपटीशन दुबई से भी है, क्योंकि बहुत से हमारे सरमायाकार दुबई में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दुबई में इस वक्त कैपिटल गेन टैक्स 0 है, पाकिस्तान में 29% है। दुबई में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे टैक्सेस 4% है, पाकिस्तान पे फाइलर पे 15-16% है और नॉन फाइलर पे 34 से 36% टैक्सेस हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जब इतना फर्क आ जाता है ना, हाँ। और फ्लाइट है 1.5-2 घंटे की, जी जी जी, तो जी काम करना मुश्किल हो जाता है। वो फिर प्रेफर करते हैं दुबई में इन्वेस्ट करना उसी पैसे को। जी, और देखें वहाँ पर दिरहम और डॉलर पैरिटी एक है, कोई डिवैल्यूएशन नहीं होता। यहाँ पर डिवैल्यूएशन सर पे तलवार की तरह लटक रहा है। इसीलिए देखिए, कारोबारी आदमी हर चीज को कंपेयर करता है। बख्शी साहब, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को फिर प्रोटेक्ट भी किया जाता है, ये परेशानी नहीं है, लॉस की भी परेशानी नहीं है और किसी किस्म के कब्जे की भी परेशानी नहीं है। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लीगल टाइटल आपका महफूज है। यहाँ तो कब्जा पिछली हुकूमत की प्रायोरिटी थी हाउसिंग, इस हुकूमत की आई डोंट थिंक सो कोई प्रायोरिटी है हाउसिंग। ठीक है। जिन लोगों ने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की पोजीशन ली है वो तो आज परेशान है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी फॉर द लॉन्ग टाइम जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। शुमाइला साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आपका इंटरेक्शन रहता है ओवरसीज के साथ, आप बोर्ड मेंबर भी हैं इस्लामाबाद चैम्बर की, बिजनेस कम्युनिटी से आपका इंटरेक्शन रहता है। इस वक्त आप क्या देखती हैं जो बिजनेस कम्युनिटी है? चले हम सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करते, हम ओवरऑल पहले बात कर लेते हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश है? वो सबसे बड़ा उनका मसला क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम है वो अनस्टेबिलिटी है। ठीक है। कि हमें यही नहीं पता होता कि हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है। हमारी बहुत बड़ी मार्केट है रियल एस्टेट की, हमारी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन चुकी है कंस्ट्रक्शन, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं। आपकी टेक्सटाइल टाइल की इंडस्ट्री ले लें, आपकी टेक्सटाइल की ले लें, क्योंकि आपके कर्टन, सोफे, क्योंकि मेरे इंटीरियर से रिलेटेड बिजनेस है कि जब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब हम पहले कोई भी अपना कोटेशंस देते थे, BOQs देते थे कि ये चीज इतने में बनेगी, अब वो 15 दिन का हम मार्जिन देते हैं। अगर 15 दिन के अंदर अगर लॉक हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज रेट्स जो है वो रिवाइज होंगे, जिसकी वजह से काम मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये तो चले हमारी इंडस्ट्री की बात हो गई, हमारी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड इंटीरियर्स और इससे रिलेटेड है। लेकिन ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर कंट्रोल करना, थैंक्स गॉड के डॉलर कहीं आके स्टेबल हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एक उम्मीद वापस जो हुई है। लेकिन वही बात जैसे अभी हसन साहब ने भी की कि यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट है, 90% आपका बिजनेस, आपका पैसा अगर वहां शिफ्ट होने लग जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ खत्म होने लग जाएंगी, तो कंस्ट्रक्शन को बहुत बड़ा धचका लग रहा है और लगता रहेगा। उसको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह आप फरमा रही हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आपने बात की, पाकिस्तान में मैं यूं समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो रोजगार का पहिया चलता है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कंस्ट्रक्शन से मिलती हैं। फिर आपने सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की जब हम बात करते हैं, वो तो ग्रे के बाद का प्रोसेस है और बेशुमार यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो वाबस्ता होते हैं, लिंक्ड होते हैं। लेकिन जो ग्रे स्ट्रक्चर, एक घर की हम बात कर लें, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे वर्टिकल लिविंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, घरों का शॉर्टफॉल है, उसको भी हमने फिलअप करना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। तो हम सिर्फ अगर गल्फ की बात ही कर लें तो बड़ा इन्वेस्टर हमारा जब वहां चला जाएगा, उसका ट्रस्ट वहां चला जाएगा, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है ना जी। तो पाकिस्तान में इसको वापस, इस ट्रस्ट को बहाल करने के लिए आप क्या समझती हैं कि क्या करना चाहिए, और इस पर क्या कोई हमारी जो हुकूमत है वो सीरियस भी है या नहीं?
जी, हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, अगर वो हमारी लैक करने लग जाएगी तो हमारी फॉरेन रेमिटेंस खत्म हो जाएंगी। जो बाहर से लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली अगर आप अपने आसपास भी देख लें, आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में जितने भी लोग थे हमारे आसपास जानने वाले, जो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते थे अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए, वो करना चाहते हैं ना जी, वो अपना घर तो यही बनाना चाहते हैं ना। डेफिनेटली वो बैकअप है तो जाहिर है सारा तो खानदान ही ना उठ के बाहर चला जाता है, पीछे तो पूरा खानदान बैठा होता है, एक दो तीन बंदे होते हैं, दो तीन फैमिलीज होती हैं, मगर पीछे पूरा खानदान होता है। तो पहले जिस तरह से होता था कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती थी और प्रॉपर्टी बाय होती थी, अभी भी जाहिर सी बात है रिटायरमेंट के बाद एक बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि अपना घर बनाना। तो अगर वो घर बनाने में उस बेचारे ने पूरी जिंदगी लगा के एक अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी पेंशन ली और जाके वो घर जब शुरू करता है तो पता चलता है जी प्लॉट लेने के बाद वो घर ही नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या तो प्लॉट्स आपको फाइलों की सूरत में मिल रहे हैं जो आपको हैंडओवर ही नहीं हो रहे। इसको रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है कि फेक मार्केट को और रियल मार्केट को डिफाइन करना, ये गवर्नमेंट को मैं कहती हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा एक रेगुलराइज करना, जो कि किया है उन्होंने भी एनओसीज कैंसिल करके। दूसरी चीज ये कि टैक्स में थोड़ी सी कमी लाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से टैक्स को इतना कर देना चाहिए कि जहां पे आसानियां पैदा हों। ठीक है, ठीक है, टैक्स में कमी की जरूरत है। हसन बख्शी साहब आपकी जानिब आऊंगा। टैक्स के साथ साथ मैं एडिशन करूंगा कि जो मटेरियल कॉस्ट है इसमें भी कमी लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर जो प्राइवेट डेवलपर है जो घर बना के देता है, या आसान एक साथ में अब चूंकि कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जाता है, तो वो डिलीवर ही नहीं कर पाता प्रोजेक्ट, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें इजाफा इस हद तक हो जाता है कि वो डिलीवर नहीं कर पाता। फिर अल्टीमेटली वो ट्रस्ट मजीद ब्रेक होता है, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो जाती हैं, ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा नहीं बेचता। इस चीज़ को कैसे देखते हैं, या इसकी तरफ भी कोई ध्यान है, इसको भी कोई बेहतर करने की कोशिश की जा रही है आपके एसोसिएशन की जानिब से? देखिए, मटेरियल कॉस्ट की जहाँ तक बात है ना, पहले जो मैडम ने कहा कि टैक्स में रैशनलाइजेशन होना चाहिए, मैं इस पर बात करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसकी इनकम पे 60% टैक्स है, ठीक है, और वही काम मैं दुबई में करता हूँ तो 9% टैक्स है। बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क। तो इसको रैशनलाइज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म टैक्स की पॉलिसी होनी चाहिए। और जो आपने मटेरियल कॉस्ट का कहा ना, देखिए मटेरियल कॉस्ट डिपेंडेंट है ऑन दी रुपी वैल्यू। अगर पाकिस्तानी रुपी डीवैल्यू नहीं होगा तो मटेरियल कॉस्ट वही कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब अगर पाकिस्तानी वैल्यू में करेंसी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो यकीनन मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी। और जिस तरह पिछले 4 साल में हर मटेरियल, सीमेंट डबल हो गया, स्टील डबल हो गया, एल्युमिनियम डबल हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देख के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, कोई बिल्डिंग बनाएगा। ठीक है बख्शी साहब, आम आदमी तो अपना घर बनाना चाहता है, और वो शायद वो जो एक आम आदमी है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में कौन कौन सी पॉलिसीज बदल रही हैं, मुल्क में चूंकि भी मैंने कायबोर की बात भी करनी है, ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और ये आला सतह पे होती रहती हैं, मगर आम आदमी का जो कंसर्न है वो ये है कि वो अपना घर बना नहीं पा रहा। कुव्वत खरीद जो है वो बड़ी हिट हुई है, और ख़ास तौर पर जो महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहले रही, अब वो कम हो रही है। यानी हर चीज़ पर काम तो हो रहा है, जो अच्छा काम है हम उसकी भी बात करते हैं, मगर आम आदमी की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चेंज आने जा रहा है, क्या असरात हो रहे हैं, इन पॉलिसी से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? चूँकि मटीरियल कॉस्ट और टैक्स की जो हम बात करें, इन दोनों में तो कमी नहीं हुई अभी तक, तो आप क्या देखें आने वाले वक्त में इसमें कोई उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, एक घर एक पाकिस्तानी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई फेवर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब उस आदमी को घर दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने आगे आना पड़ेगा, अपनी जमीन देनी पड़ेगी सस्ते रेटों पे, ठीक है, और उस आदमी को मकान लेने के लिए लोन सब्सिडाइज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग में देना पड़ेगा, जैसे कि सारी दुनिया में देते हैं। ठीक है, जैसे कि सारी दुनिया में आप पहला मकान लेते हैं तो उस पर टैक्स ना होने के बराबर होता है, उसका ट्रांसफर टैक्स, उसके पेस्टर टैक्स, ताकि वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में कच्ची आबादियां नहीं बने, स्लम्स नहीं बने, और लोगों को उस मुल्क में ओनरशिप हो, और जितना किराया हो ना वो किराया अदा करता है, उतनी ही किस्त हो उसके मकान की इंस्टॉलमेंट की, और 15 साल में उसकी एक एसेट डेवलप हो जाए और वो ओनरशिप फील करे उस मुल्क के साथ, उस शहर के साथ, उस
उस सूबे के साथ। ये तो बिल्कुल तभी होता है ना बख्शी साहब, जब हुकूमत भी सपोर्ट करे प्राइवेट डेवलपर को जब टैक्सेस कम होंगे, प्राइवेट डेवलपर को जो मटेरियल कॉस्ट, जो मेन बात भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट की, ये दोनों में कमी होगी, प्राइवेट डेवलपर को सपोर्ट किया जाएगा तो वो इस काबिल होगा कि वो आम शहरी को, आम आदमी को आसान एक साथ पर घर ऑफर कर सके, जो कि उसने किराया देना है वो अपने घर की किस्त दे सके। अभी हमने बात कंस्ट्रक्शन पैकेज पे भी करनी है, जो ऐलान हुआ कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आने जा रहा है। लेकिन शुमाइला साहब, आपकी जानिब आऊंगा, आपने इससे पहले बात की इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से कि जब ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है घर का, उसके बाद इंटीरियर का काम शुरू हो जाता है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार वाबस्ता है। अब क्विकली पहले तो ये बताइए, क्योंकि हमारे देखने वाले लोग वो हैं जो चाहते हैं कि उनको अंदाजा भी हो जब उन्होंने बाइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पहले उनको किन बातों का ख्याल रखना है। तो हम सिर्फ इंटीरियर की अगर बात कर लें कि जब ग्रे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब घर की फिनिशिंग हो रही होती है या फर्निशिंग हो रही होती है, उसमें सबसे अहम नुक्ता क्या है, किन बातों का ख्याल रखना बहुत अहम है? अच्छा, पहले तो मैं एक बात बोलूंगी, आपने कहा कि महंगाई में कमी हो रही है। महंगाई में कमी नहीं हो रही है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है डॉलर के रुकने की वजह से। और कंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट्स हैं। एक आप प्लॉट लेते हैं, उसके बाद आप उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, नक्शा वक्शा जो भी बनता है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, फिर आप उसको सजाते हैं। ये तीसरा स्टेप है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंटीरियर डिजाइनर को बहुत अहमियत नहीं उस तरह से मिलती, या उसकी बहुत एक सिर्फ समझा जाता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है या वेस्ट ऑफ मनी है, हालांकि इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आप पहले से जब आप प्लॉट खरीदते हैं, ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास जो हमारा 80% तबका है वो तो इस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहा होता, उनके खुद ही जो सामान एक मौजूद होता है या जिस तरह से वो उसको करते हैं। लेकिन अगर हम बड़े सतह पे देखें, जहाँ पे प्रॉपरली होटल्स बन रहे होते हैं, जहाँ पे आर्मी के मेसेज बन रहे होते हैं, ऑफिसेज बनते हैं, सारा कुछ है, तो वहाँ पे भी जिस तरह पहले फरावानी थी काम की और जल्दी जल्दी हमें अभी ड्यूरिंग एक प्रोजेक्ट दूसरा तीसरा चौथा इस तरह चल रहा होता था, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। दूसरी चीज ये फर्क आई है, जो हमें मटेरियल पहले पाकिस्तान से बाहर से आता था, जैसे वॉलपेपर्स हो गए, आपका फैब्रिक हो गया, कोई भी चीज, अब तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर एक चीज आपको मिल गई तो उसका बैकअप नहीं मिलता, फिर बैकअप नहीं मिलता तो मसला ये आ जाता है कि कई कई महीने कई कई हफ्ते डिले पे चली जाती हैं चीजें। जो इस तरह का मटेरियल है उसकी इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक। इंपोर्ट में भी इश्यूज आ रहे हैं। फिर इंपोर्ट के इश्यूज के साथ साथ मेरा एक हमेशा से ये होता है कि अगर हम इंपोर्ट बंद कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटी दें कि वो चीज यहां बने। जब हमारी टाइल्स बाहर से आना बंद हुई थी, बैकअप होना चाहिए ना, कि अगर आपकी टाइल्स बाहर से आना बंद हुई थी तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी चल रही थी 3-4 साल पहले, बहुत अच्छे माशाल्लाह बूम आया हुआ था कंस्ट्रक्शन पे, रियल एस्टेट पे, तो हमारी टाइल्स यहां बनना शुरू हो गई, और वो टर्किश एंड इटालियन टाइल्स की कंपैरेटिवली बहुत अच्छी टाइल्स थी और सस्ती टाइल्स थी। तो मतलब एक आम इंसान की अप्रोच में थी, और वो सारे डिजाइन, वो चीजें, मतलब मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रीज को भी एक बहुत बड़ा बूम आता है जब आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से खुलती है या बहाल होती है या आगे बढ़ती है। ये बड़ी अहम बात है। इंटीरियर्स ऑफ कोर्स इतना लोग उसको इस तरह से नहीं देखते। हालांकि इंटीरियर डिजाइनर अगर कंस्ट्रक्शन में शुरू में ही आप एड ऑन कर लें तो आपकी बहुत सारे, जैसे मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और जब हम बीच में प्रोजेक्ट के आते हैं तो हम कहती हूँ ये दीवार सही नहीं है, यहाँ पे तो बेड नहीं आ सकता, यहाँ पे तो सोफा नहीं आ सकता, इस तरह की चीजें हमें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। फिर हमें उसी के अंदर रहते हुए हर चीज को सेट करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, आप क्योंकि मैंने काम किया, शुमाइला साहब मुझे ये भी बताइए, आप चूंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर की भी, तो बिजनेस कम्युनिटी के तो बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त, और जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लें तो 56 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं इस इंडस्ट्री के साथ। तो वहाँ पर क्या इस हवाले से बात होती है, कोई बेहतरी के लिए, कोई पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कोई किरदार अदा कर रहा है चैम्बर, और अगर कर रहा है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? डेफिनेटली बात होती है इसके ऊपर। हम अपने चैम्बर में रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, और उनको जो बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाते हैं, ताकि उनको, और कांस्टेंट ये प्रोसेस चलता है क्योंकि फेडरल का एक ही चैम्बर है और फेडरल की एक्सेस है बहुत इजीली आपके मिनिस्ट्रीज में, आपकी इंडस्ट्री के साथ, आपके पूरे पाकिस्तान के साथ, और प्लस जो है डिप्लोमेटिक में, हर जगह पे ओवरसीज से। अच्छा। तो जो भी पॉलिसीज आ रही होती हैं तो हम उसके ऊपर जरूर डिबेट करते हैं, और अगर हमें कोई चीज प्रॉब्लम कर रही होती है तो हम उसके ऊपर जरूर आवाज भी बुलंद करते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से कोई डिबेट हो रही है, कोई टैक्सेस के हवाले से डिबेट हो रही है? चूंकि ये दो तो मेजर इश्यूज हैं जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई डिबेट हुई, कोई बेहतरी तो कोई नहीं आ रही इसमें?
जी बिल्कुल 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 हो रही होती है, चीजें हो रही होती हैं, चल रही होती हैं मुसलसल। अब यही बात है कि हमारी कोशिश यही होती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए ईज करे ताकि हम उन चीजों को फ्लो में कर सकें। ठीक है, चलें मैं अभी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से भी। पहले हसन बख्शी साहब की जानिब जाऊंगा। हसन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हसन साहब, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से एक ऐलान हुआ कि जी कंस्ट्रक्शन पैकेज गवर्नमेंट देने जा रही है। तो जो असल मसला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, और वो लोग बड़े पुरुमीद हैं कि आया इसमें कोई रिलीफ भी दिया जाएगा या कंस्ट्रक्शन पैकेज में मजीद कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, मजीद कोई परेशानी ना आ जाए। अब जिस तरह एफबीआर ने आपको ऑन बोर्ड लिया, इस पैकेज के हवाले से भी ऑन बोर्ड लिया गया है? देखिए, आज तक मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने जो कि पैकेज अनाउंस करने जा रही, जो कि खुशाइन बात है, उन्होंने मुझसे कोई कंसल्टेशन की है स्टेक होल्डर्स से, अच्छा, ना ऑन बोर्ड लिया गया है। ठीक है। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है। अच्छा, और मैंने कहा है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को बोर्ड पे नहीं लेंगे, सो वो उसके अफादियत जो पहुंचनी चाहिए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, उस पैकेज से नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। तो लिहाजा हमें आप ऑन बोर्ड लें, हमारी बात सुने, करें वही जो आपको करना है, पर सुने हमें, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत करें। लेट्स होप वो लेटर इनके पास पहुंचता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, SIFC वाले साहिबान हमें इन्वॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला चले, शायद वो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हों, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो आला सतह पर इस वक्त बैठे हुए हैं, जिन तक हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्या मैसेज है आपका इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में? वो कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप देखते हैं कि ये होने चाहिए तभी कुछ रिलीफ होगा? क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री से लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, फिर तो शायद वो मसाइल हैं वो भी एड्रेस ना हो पाए ठीक तरह से। तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के जरिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, अच्छा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इसके बाद हम तीसरा बात ये कहते हैं कि जो पहली बार मकान खरीदना चाहता है पाकिस्तान में, उसको सब्सिडाइज फाइनेंसिंग, ठीक है, उसको सस्ती फाइनेंस हमें नहीं चाहिए, बिल्डर को नहीं चाहिए, डेवलपर को नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो पहली बार मकान खरीद रहा है उसको उसकी वेल्थ स्टेटमेंट से सोर्सेज डिस्क्लोज करने से आसानी दी जाए, ठीक है। इस तरह दुनिया में किया जाता है। जब सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए, आप ये कह रहे हैं? जी जी, मैं पर ये कह रहा हसन हूँ, साहब, डेवलपर भी तो लिंक्ड है ना, आम आवाम के लिए बना रहा है ना वो चीज। मैं बिल्डर और डेवलपर की बात कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस गोज फॉर एवरीबॉडी। ओके, जो मैं एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग डेवलपर्स एज वेल एज बिल्डर्स। देखिए, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म नहीं होगी तो अब पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करेगा जहां पर एक तो पॉलिसी पता नहीं कि अगले 15 साल की पॉलिसी क्या होगी। ठीक है। ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, अब अरबों में है और कलेक्टिवली ट्रिलियन ऑफ रुपीज में है। और जितना कैश कैपिटलाइजेशन ये रियल स्टेट में है, ये 50 गुना ज्यादा है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है। तो इसमें एक्सपोजर लेने के लिए अब गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को मिलाना पड़ेगा। जिस तरह आपने फरमाया, ये तो एक आम आदमी के लिए आपने पहले बात की कि जो अपना घर पहली दफा बनाना चाहते हैं उनको सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए, और फिर आपने चीजें बताई। जो एक डेवलपर है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहा है, या एक डेवलपर है जो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना चाहता है, अपार्टमेंट्स बना रहा है, चूंकि घरों का तो बहुत बड़ा एक शॉर्टफॉल है हमारे मुल्क में, तो वो एक अकोमोडेट करना चाहता है, फैसिलिटेट करना चाहता है, तो उसके क्या मसाइल हैं? उसके हवाले से आप नहीं चाहते कि कुछ बेहतरी लाया जाए कंस्ट्रक्शन पैकेज में, कुछ उसके हवाले से कोई खास तौर पर रिलीफ दिया जाए? उसके हवाले से आपके माइंड में क्या मसाइल हैं? और एक सवाल ये, और ये भी बताइएगा कि जो डेवलपर्स हैं वो आया जब टैक्स देते हैं या टैक्स नहीं देते, ये दो सूरतें हैं। तो बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते, जिनकी वजह से डेवलपर्स पर टैक्स भी इंपोज किए गए। तो इन दोनों के हवाले से बताइएगा कि जो टैक्स दे रहे हैं उनको क्या रिलीफ देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं उन पर क्या इंपोज करना चाहिए? देखिए, पहले मैं आपको डेवलपर के मायने बता दूं। डेवलपर वो होते हैं जो एक रॉ पीस ऑफ लैंड लेते हैं, ठीक है, और उसको डेवलप करते हैं एज एन हाउसिंग स्कीम। ठीक है। बिल्डर वो है जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। सो हम दोनों के, बिल्डर और डेवलपर के, कस्टमर एंड अलॉटीज हैं। हम फ्लैट बना के देते हैं और डेवलपर हमारे उनको लैंड देते हैं जिसपे वो खरीदार खुद अपना मकान या फ्लैट या जो चाहे वो बनाता है। ठीक है। सो हम ये समझते हैं कि हमारे कस्टमर को पहले रिलीफ दें। ठीक है। कस्टमर, देखिए, मैं कुछ भी बना लूं,
अगर खरीदार ही नहीं है, उसके जेब में पैसे ही नहीं है, पहला रिलीफ वो जो है वो एक कैसे? क्लाइंट को, आम आदमी को मिलना चाहिए जो अपना घर बना रहा है, ठीक है। कस्टमर को दें, कस्टमर की खरीदने की ताकत होगी तो वो चीज प्लॉट भी खरीदेगा, वो मकान भी खरीदेगा, वो दुकान भी खरीदेगा। देखिए ये शोभा आपकी जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आती है, रिकॉर्डेड बात कह रहा हूँ मैं स्टेट बैंक की, 53% रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए आती है। ये शोभा 9.6 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है एंड इट इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान फॉर बोथ स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर। ठीक है। ये शोबे से 74 इंडस्ट्रीज चलती हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे तो ये शोबे पे जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी और जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो गई थी, तब जर्मनी ने इस शोबे को प्रमोट किया ताकि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चले और लोगों को मकान भी मिले। आज ये पाकिस्तान में जमीन अपनी है, बनाने वाले अपने हैं, खरीदार अपने हैं और वो फैक्ट्रियां भी अपनी हैं जो सीमेंट, सरिया और मुख्तलिफ चीजें बनाती हैं। तो इस शोबे को प्रमोट करना लाजमी है और हमारी गुजारिश होगी SIFC से भी नेक्स्ट हफ्ते हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होगी कि वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इस इंडस्ट्री को डालें। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक है। अगर और देखें, जो मेरा मेंबर है ना, वो 2 अरब 5 अरब 10 अरब का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। उसको आपको रीजनल कम्पिटिटिवनेस देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि आपको पाकिस्तान से मुखलिस होना चाहिए। यस, हम पाकिस्तान से मुखलिस भी हैं, पर जब हमारे प्लॉट पे कब्जा हो जाता है, हमारे प्लॉट में वो उसके डॉक्यूमेंट खराब कर दिए जाते हैं, तो हमें उन कोर्टों में भेज दिया जाता है जहाँ 30 साल फैसले नहीं होते। इसलिए इसमें एक हमारी डिमांड ये भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी लिख रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिख रहे हैं कि स्पेशल बेंच बनाएं। हमें कोई स्पेशल कोर्ट नहीं चाहिए जहाँ पर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के फैसले 3 महीने में हो जाएं। तो जो 2 नंबर करने वाले हैं ना, वो डरेंगे। ठीक है, जब उनको ये पता लगेगा कि इंसाफ होने लगा है पाकिस्तान, प्रोसेस को आसान किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, और प्रोसेस ऑफ अप्रूवल भी डिजिटलाइज किया जाए जैसे पूरी दुनिया में होता है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, शुमेरा साहब आपकी जानिब आऊंगा, आपके साथ भी वही सवाल जिस तरह अभी हसन बख्शी साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये होना चाहिए आसानी पैदा करने के लिए। तो जब ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस आता है तो हमने ये भी देखा, अब 7E का कानून भी पास किया गया और एक घर को ट्रांसफ़र करते वक्त भी अब एक जो आम शहरी है जिसको कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का नहीं अंदाज़ा, उसको भी मसाइल दरपेश हैं और वो इन डॉक्यूमेंटेशन में नहीं पढ़ना चाहता। तो इस हवाले से जिस तरह उन्होंने फरमाया कि वो लेटर भी लिख रही हैं, इस तरफ हुकूमत को चाहते हैं कि इसको कंसीडर करें। तो ये चैम्बर के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि चैम्बर में भी इस तरह की बात होनी चाहिए ताकि बेहतरी के लिए सब मिलकर जब काम करेंगे तो यकीनन कुछ बेहतरी आ भी जाएगी। देखिए, चैम्बर जितने भी हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे हर शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक लोग जो हैं वो उसके मेंबर हैं। चाहे वो कोई रियल एस्टेट में है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो इंडस्ट्री से है वाबस्ता, हर बंदा मेंबर होता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि भी हसन साहब ने भी कहा कि 70+ शोबे, 70 से प्लस जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना बिजनेसेस इस बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं। आप सिर्फ दुबई की मार्केट को अगर देखें इस वक्त, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे जोर दे रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है बेचने के लिए। तो वो कंस्ट्रक्शन इतनी बूम पे वहां जा रही है और इतनी ईजी है, ROI आपका बहुत अच्छा है, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या कहते हैं, फिर आपकी सेफेस्ट मार्केट इस टाइम समझी जा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसी पॉलिसीज आती हैं, जैसे मॉर्गेज हो जाती है या कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसमें रिलीफ मिलने लग जाए, जैसे हसन साहब ने भी कहा, और हम अक्सर चैम्बर में भी इसके ऊपर डिस्कशन, हमारी डिबेट्स चल रही होती हैं, डिफरेंट हमारी चीजें, कुछ हमें ऐसे एक साथ कर्जों की जो है ना सूरत में या कुछ इस तरह की चीजें हो जाएं, कुछ ऐसी लैंड्स हो जाएं जो गवर्नमेंट खुद डेवलप करे। प्रॉब्लम कहां पे आता है, जहां पे फेक रियल एस्टेट आ जाती है, जहां पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगी कि मैंने या मेरी बहन ने या मेरी फैमिली ने किसी अच्छी सोसाइटी में प्लॉट लिया, अगर वो प्लॉट की किस्तें जो हैं 2 महीने या 1 महीना जो है वो डिले हो गई तो हमारा कैंसिलेशन की तरफ आ गया। यहाँ मैं कस्टमर के राइट्स के हवाले से बात करूंगी कि उन्होंने फौरन कॉल करनी शुरू कर दी, फौरन हमें नोटिस भेजने शुरू कर दी कि कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, जल्दी जल्दी जाके पेमेंट्स करवाई, सारा कुछ क्लियर किया। अब 1 साल हो रहा है, ना बैलेटिंग हो रही है, ना उसकी जो है हमें प्लॉट नंबर लॉट हो रहा है, ना हमें पता है वो जमीन
के किस हिस्से में हमारा प्लॉट मौजूद है, हम जाते हैं पूछते हैं, जी वो अभी बैलेटिंग होगी तो पता चलेगा। यहाँ पे भी कस्टमर आके, जो ओवरसीज कस्टमर स्पेशली जो है, और जैसे अगर मैंने घर बनाना है, किसी बंदे ने घर बनाना है, किसी ने रिटायरमेंट के बाद घर बनाना है, तो वो किधर जाएगा? उसके लिए भी कुछ सोचे ना। वो पेमेंट करके बैठा है, एक साल 1.5 साल हो गए, उसको पता ही नहीं उसकी जमीन किधर है, उसको भी 10 मरले का 5 मरले का टुकड़ा किधर है। सपोर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्विकली उन सोसाइटीज को भी इस चीज पे पकड़ना चाहिए कि जब वो आपसे पेमेंट तो ले लेती हैं लेकिन आपको प्लॉट डिलीवर नहीं कर रही होती हैं। बिल्कुल, मैंने यही सवाल ही नहीं है जहां पे हम जाके कह सकें। हाँ, यही सवाल मैंने अभी बख्शी साहब के सामने रखा था कि जो डेवलपर काम कर रहे हैं, डिलीवर करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनके लिए, और जो नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कानून हमारे सामने होना चाहिए कि कौन कहां पर स्टैंड करता है। क्विकली बात करते हैं काइबोर के हवाले से। काइबोर में 4 नवंबर को स्टेट बैंक की जानिब से ये कंफर्मेशन दी गई कि 2.5% तक कमी कर दी गई है। तो हसन बख्शी साहब, आपकी जानिब क्विकली आऊंगा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आया इसका एक आम आदमी की जिंदगी पे कहां कहां, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो इससे फायदा उठा सकते हैं, और आया ये काफी है 2.5%? देखिए, ये एक खुशाइन बात है कि काइबोर कम हुआ है। हाउएवर मैं समझता हूँ जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आएगा, लोग अपने जो ट्रिलियंस ऑफ रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं वो निकाल के मार्केट में लाएंगे नहीं, जिसमें मार्केट में एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिविटी होगी। ठीक है। इसका आम आदमी को इसलिए फायदा होगा जब ये पैसे बैंकों से निकलेंगे और कामों में लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एक्टिविटी जनरेट होगी। आज एम्प्लॉयमेंट 30-40 लाख लड़का लड़की आता है जॉब मार्केट में, हम उसको जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये स्टेट का काम नहीं है इनको जॉब प्रोवाइड करना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो इकोनॉमी को रन करे। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट जून तक चीजें बेहतर हो जाएंगी और काइबोर भी सिंगल डिजिट में आ जाएगा, और ये जो बैंक में बहुत ट्रिलियन रुपए का डिपॉजिट हो गया है और जिसमें बैंक बेहिसाब। अच्छा, आपको उम्मीद है कि नेक्स्ट जो जून है, आपने गालिबन कहा कि जून तक सिंगल डिजिट में आ जाएगा ये काइबोर? मैं समझता हूँ मार्च में आ जाएगा, पर जून में 7% तक 8% तक ही आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये तो आप खबर दे रहे हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह। इससे लोग पैसे निकालेंगे और कारोबार में लगाएंगे, एक एक्टिविटी होगी। शुमाइला साहब, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? काइबोर में कमी हमने देखा, पहले भी 2% हुई, अब 2.5% कमी कर दी गई है। इससे जो आम आदमी है, जो हाउस फाइनेंस करवाना चाहता है, मॉर्गेज करवाना चाहता है, या जिस तरह से कार फाइनेंसिंग होती है, तो अल्टीमेटली एक्टिविटी तो जनरेट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। लोग जो डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, वो कम अज कम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कोई एक्टिविटी होती है मार्केट में, किस तरह से देखा आपने इसको? जी बिल्कुल, बैंक के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे ज़ाहिर हुकूमत को ही फायदा होना है ना। अगर आप ईज करेंगे तो हम हुकूमत के जरिए, हम बैंकों के थ्रू ही सारा अपना पैसे को जो चलाएंगे, लेकिन अगर आप उसको इतना टाइट कर देंगे तो ब्लैक के मनी को जो है वो आप फरोग दे रहे हैं इस तरह से, तो वो तो हमारे लिए, हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट के लिए गलत हो जाएगा ना। हमारा तो वैसे ही खजाना खाली है, मजीद हम फिर IMF की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, और फिर वहां से जो शराइत हमारे पर लग गई हुई हैं वो इतनी सख्त है, रियल एस्टेट महंगाई भी बढ़ाई, उसके लिए रिलीफ के लिए बात करनी चाहिए। जी जी, फिर महंगाई भी बढ़ानी पड़ती है, और फिर बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। फिर वो जो एक साथ, और ये गाड़ियों के हवाले से भी है। हाँ बिल्कुल, वो जो फिर एक साथ आती है IMF से, वो हमारे कर्जों के एक साथ में चली जाती हैं और कुछ बेहतरी नहीं हो पाती। बिजनेस कम्युनिटी के चैलेंजेस क्या देख रही हैं इस वक्त? बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज क्या है रियल एस्टेट से हटके ओवरऑल? फॉरेन रेमिडेंस आनी बंद हो गई है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारा मैं अक्सर, क्योंकि मैं कॉलम्स वगैरह भी लिखती हूँ, तो मैं अक्सर कहती हूँ हमारा जो ब्राइट ब्रेन है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और वो लोग हमारे पाकिस्तान में रहने लग गए हैं जो हम पे डिपेंड, जो मुल्क पे डिपेंड कर रहे हैं, जो सरकार पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम वाहिद माशाल्लाह से उन चंद मुल्कों में से होंगे जिसमें 70% हमारी यूथ है। अगर हमारी यूथ उठ के बाहर जाने लग जाएगी तो पाकिस्तान को तो फिर इससे नुकसान होना है। आप दुनिया में, यूरोप में देखें, वहां पे 60% से ऊपर जो है वो आपकी 60+ लोग हैं, ओल्ड एज हैं वहां पे। पाकिस्तान में आपकी यूथ, आप उसको चैनलाइज करना चाहिए। इंडस्ट्रीज लगवाने में आसानियां होनी चाहिए। शुमाइला साहब, इस पर मैंने गुज़िश्ता कुछ एपिसोड में बात भी की, तो मुझे कुछ हमारे दोस्त अहबाब उन्होंने जवाब दिया कि ये तो बेहतर हो गया कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे चलो बाहर जा रहे हैं, तो वो डॉलर भेजेंगे मुल्क में, तो ये हमारा रेमिटेंस है, और इससे भेजने के लिए भी तो आसानियां होनी चाहिए ना। आप मुझे बताइए पिछले 3 साल से कितने लोग बाहर गए और कितनी फॉरेन रेमिटेंस आई है? वो तो बल्कि रुक गई है। उल्टा वो कोशिश करते हैं पूरी फैमिली को उठा के लेके जो एक शख्स मायूस होकर जा रहा है और लाखों नौजवान जा रहा है, हमारा क्रीम जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब वो बाहर जाके उसी मुल्क में डॉलर भेजेंगे, ये एक चीज समझ में नहीं आती। नहीं, वो ज़ाहिर फैमिली के खर्चे के लिए भेजेंगे, लेकिन वो बैंकों के थ्रू नहीं भेजेंगे ना। प्रॉब्लम ये आ जाता है, आप हुंडी कल्चर को और प्रमोट कर रहे हैं इस तरह।
जी जी बिल्कुल। आप ये देखिए ना वो किस तरफ जा रहे हैं कि अगर इसने अब सिर्फ घर के खर्चे के लिए पैसे भेजने हैं, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहे। जो 3 साल से आप देखें, पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट्स जारी थी, पिछले 2, ढाई, 3 साल से इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं पाकिस्तान में, फॉरेन करेंसी नहीं आ रही है, डॉलर्स नहीं आ रहे हैं। तो या तो इस तरह से करने से डॉलर्स बहुत आ रहे हो, अगर ऐसा होता तो हमारे जितने भी पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले तो डॉलर अकाउंट ही हमारे सीज कर दिए गए थे कि जी आप अपने डॉलर्स नहीं निकाल सकते बैंक्स में से, अगर आपके डॉलर अकाउंट है आप पाकिस्तानी करेंसी में लें, और फिर वो रेट बहुत कम मिलता था। जस्टिफाई किया जाता है, बाहर जो बिजनेस भी करते हैं, इवन हमारे स्टूडेंट्स जाके बाद में अगर कोई बिजनेस साथ शुरू कर दें या फिर अपने को जॉब स्टार्ट कर दें, हमारे बहुत से दोस्त, अब हमने रिसेंट एपिसोड में केस भी दिखाया जिसमें उनके अकाउंट में अमाउंट थी यूके से आई, तो वो अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया। वो जस्टिफाई करने में उसका जो मामला हुए, जो मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा, तो वो प्रेफर उसने फिर ये किया कि अकाउंट में पैसे ना रखें। मेरे ख्याल से हमें उन कंट्रीज को देखना चाहिए जी, उन कंट्रीज को देखना चाहिए कि जिन्होंने कुछ सालों में बहुत तरक्की की, उनकी क्या पॉलिसीज थी कि उन्होंने बाहर की इनकम को आने दिया, लोगों को काम करने दिया, उनको आसान इकसात दी कर्जों की और इजी किया ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। दुबई से 20 साल पुराना अगर देखा जाए तो 20 साल पहले दुबई सहरा था। आप अब देखें कुछ अगले 20 साल बाद सऊदीया कहाँ चला जाएगा और कहाँ जा रहा है, उनकी उधर भी कंस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल पे चल रही है, कतर में बहुत चल रही है, अगले 20 साल के लिए प्लानिंग हो रही है वहां और अगले 20 साल की जी 2040 की प्लानिंग्स वहां पे चल पड़ी हैं। और ये जी इमार जो है इस इलाके को डेवलप कर देगा, डिमैक इधर डेवलपमेंट कर देगा, और सब लोग वहां पे रिलाई कर रहे होते हैं जाने के लिए। यही पहले हाल हमारे पाकिस्तान का था। लोग पाकिस्तान में इनकम लेकर आ रहे थे, पैसा लेकर आ रहे थे, यहाँ प्रॉपर्टीज बनाते थे, कंस्ट्रक्शन की तरफ आते थे, बिल्डिंग्स बन रही थी। उसको थोड़ा सा अभी हमें बहुत ज्यादा, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि इसको हम दोबारा से वापस लेकर आए। बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। हसन बख्शी साहब, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, जो नौजवान हमारा बाहर जा रहा है, इसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं यकीनन, लेकिन आया इससे उस तरह से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रेमिटेंस पाकिस्तान में आता है, बैंकों में उस तरह से ट्रांजैक्शंस होती हैं इस वक्त की, चलें पहले तो सूरत हाल और थी, लेकिन अभी हमने देखा रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं, जितना हमारा नौजवान बाहर जा चुका है और काबिल नौजवान जा चुका है। ये पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं, इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद देखते हैं? इस सवाल के बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा क्योंकि मुझे एक जगह और भी जाना है। मैं ये कहूँ कि अलार्मिंग बात यह है कि ना सिर्फ नौजवान जा रहा है, इस वक्त प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और फाइनेंस, ये सब चीजें बाहर जा रही हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक। तो इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यंग पीपल एनीमोर। हर शोबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला, हर एज से ताल्लुक रखने वाला आदमी बाहर जा रहा है। और ये हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स को सर जोड़ के बैठना चाहिए, ठीक है, और वजह समझनी चाहिए कि व्हाई पीपल हैव लॉस्ट स्टार्टेड लूजिंग होप इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। जिस मुल्क में कॉपर रिजर्व हो, जिस मुल्क में गोल्ड रिजर्व हो, जिस मुल्क में ऑयल रिजर्व हो, जिस मुल्क में मिनरल हो, जिस मुल्क में फर्टाइल लैंड हो, जिस मुल्क में यूथ पॉपुलेशन हो, जिस मुल्क की बेहतरीन लोकेशन हो, जिस मुल्क जो एक एटॉमिक कंट्री हो, वहाँ क्यों इतनी होपलेसनेस है? देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई लीव टू यू एंड योर ऑडियंस कि ये हमें जवाब देना पड़ेगा। जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। और इस जो इस मुल्क को लीड कर रहे हैं कि क्या वजह है, क्या वजह है, बिल्कुल। बल्कि इस सवाल के साथ ही प्रोग्राम का आज इख्तिताम करेंगे नाज़रीन कि ऐसा मुल्क जहां पर 4 मौसम हो, और जिस तरह से हसन बख्शी साहब ने चीजें गिनवाई, इतनी एक नेमतों की बरसात हो, और फिर सिर्फ टूरिज्म की अगर हम बात कर लें, इस मुल्क में टूरिज्म को सिर्फ फरोग दे दिया जाए, तो अब देखें दुबई की जब हम बात करते हैं, टूरिज्म से उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। पाकिस्तान में कुदरती एक हमारे पास 4 मौसम मौजूद हैं, हर तरह का टूरिज्म यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दे दें तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे एक बिजनेस जनरेट किया जा सकता है। हम अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात इसलिए भी करते हैं कि यहाँ पर रोजगार बहुत सारे लोगों का वाबस्ता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत क्रिएट की जा सकती हैं। जो हम बात करते हैं कि बाहर के मुमालिक से लोग यहाँ आके अपने प्लांट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा। क्या वजह है? इस सवाल के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जवाब आपने देना है, फीडबैक आपका। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।